मेरा नाम रोज़ी है। मैं अपने रोज़ की रूटीन की तरह बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आने लगी। मैंने बिज़ी अंदाज में मोबाइल निकाल कर कॉल पिक करके कान से लगा लिया, साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखती रही। मेरी बहन की कॉल थी। उसने मुझे बताया कि घर में मेरे ससुराल वाले आए हुए थे। उसने मुझे उनके आने का बताया और कहा कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। मैंने कहा ठीक है। कॉल कॉल काट दी और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगी। जल्दी करने के बावजूद मुझे हाफ डे लीव लेते हुए आधा घंटा लग गया। सड़क पार पहुंचते ही मैं जल्दी से रिक्शा पकड़ी और घर का एड्रेस बताकर चलने को कहा और खुद अपना मंगेतर को कॉल करने लगी, मगर हर बार की तरह इस बार भी मुझे मायूसी ही हुई। पता नहीं मेरा मंगेतर ऐसा क्यों करता था। वो सच में कहीं बिजी हो जाता था या जानबूझकर मेरी कॉल नहीं उठाता था। इस बात का फैसला मैं आज तक नहीं कर पाई थी। 3-4 बार ट्राई करने के बाद मैंने मोबाइल बंद करके पर्स में डाल दिया। कुछ ही देर बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। मैं बहुत खुशी खुशी ड्राइंग रूम में आ गई, मगर अगले ही पल मेरी सारी खुशियां उड़न छू हो गई थी जब खुशी की जगह मायूसी ने ले ली थी। जबरदस्ती तरीके से मुस्कुराते हुए और सलाम करते हुए अंदर गई और फेंक मुस्कुराहट के साथ जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा मंगेतर आज भी नहीं आया था। ना जाने उसे तंग करके क्या मिलता था। उसका यह बिना वजह का एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आता। बाहर होता जा रहा था, वह कॉल नहीं करता और ना ही वह कभी मिलने आता। लड़की होने के बावजूद मैं उसे अपनी तरफ से कई बार बुला चुकी थी, मगर वह था कि उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। एक तरफ उसकी माँ और बहन कहती कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे तो आज तक ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई थी कि जिसने मैं मान लेती वह मुझसे मोहब्बत करता है। मैं यह सोचकर अपने दिल को तसल्ली देती कि हो सकता है कि वह शादी के बाद वाली मोहब्बत की अहमियत देता हो, और आज भी मैं यही सोचकर खुद को तसल्ली दी थी। मेरे ससुराल वाले मम्मी से मेरी शादी की तारीख लेने आए थे। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं भी आज शादी करके जल्दी से जल्द अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जवाब में मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। मम्मी ने उनसे कहा कि अभी हमारी शादी की तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई है, इसीलिए अभी कोई तारीख नहीं दे सकती। जैसे ही तैयारी पूरी होगी तुम्हें बता देंगे। मेरी सास ने जिद की थी कि लेकिन मेरी नंद मेरी सास को समझाने लगी, क्या आंटी ठीक कह रही हैं, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। आपको पता है कि तैयारी में वक्त लग जाता है और उनके घर में तो कोई मर्द भी नहीं है। सारी तैयारियां इन्होंने अकेले ही करनी है, तो इसीलिए इनको समय देना चाहिए। नंद की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वह काफ़ी समझदार है। फिर चाय पानी के बाद वह लोग वापस चले गए। उनके जाते ही मम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि मुझे साफ कर दो, मगर मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है कमाने वाला। अगर तुम्हारी शादी भी जल्दी कर दूंगी तो घर कौन चलाएगा। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं मम्मी की बातें सुनकर उनके गले लग गई। ठीक थी तो कह रही थी, अगर 1 साल का इंतज़ार कर लेते तो मेरी बहन का ग्रेजुएशन हो जाता, उसके बाद मैं उसे अपने साथी टीचर्स की जॉब पर लगवा देती। मैं भी 4 साल के इस स्कूल जॉब कर रही थी। खैर मैंने मम्मी को तसल्ली दी और उनसे कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, मैं इंतज़ार कर लूँगी। और वैसे भी कौन से मेरी उम्र निकलती जा रही है, अभी सिर्फ 22 साल की तो हुई हूँ। 1 साल इंतज़ार करने के बाद में भला कौन सा बूढ़ी हो जाऊंगी। बर्तन धोने के बाद मैं कमरे में आ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, मेरी बहन एकदम डर कर उछल गई थी। मैंने हैरानी से उसको देखा। उसे आजकल बहुत ही ज़्यादा दौरे पड़ रहे थे। बैठे बैठे चौंक जाती थी और अक्सर घबराई सी रहती थी। मैंने पिछले कई दिनों से उसका ये सब व्यवहार नोट कर रही थी और उसकी यूं डरने की वजह से
जानना चाहती थी। मैं उससे पूछा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे सवाल करने पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर कहा कि दीदी, मैं डरानी कहानी पढ़ रही थी इसीलिए डर गई थी। लगातार उसकी आंखों में देख रही थी। जिस तरह हरकतें हुए उसने जवाब दे दिया था कि उसकी आंखें और उसकी जुबान उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। ज़रूर वह मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही थी, मगर उस वक्त मैं बहुत थकी हुई थी और भी कुछ नहीं पूछा और फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मैं स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी हुई कॉपी चेक कर रही थी। उस दिन ने मैं सभी बच्चों को कॉपी चेक कर रही थी। मुझे सारे बच्चों की कॉपी आज ही पूरी करनी थी। स्कूल में जाने से पहले मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दी थी। 2-3 घंटे के बाद कॉपी चेक करने के बाद स्टाफ रूम से बाहर आई तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी की 2-3 कॉल आई थी और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बहन को लेकर यहाँ पर आई थी और वह बहुत रो रही थी, लेकिन आपने डिस्टर्ब करने से मना किया था इसीलिए बताया नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी को क्या हुआ था? मैंने फ़ौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला जहां मम्मी की बहुत सारी कॉल आई हुई थी। मैंने फ़ौरन मम्मी को कॉल मिलाई जो पहले ही बेल पर उठा ली। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने मम्मी से पूछा क्या हुआ तो मम्मी ने रोते हुए कहा मुझे घर आने को कहा। मैंने छुट्टी की बात कही तो मुझे छुट्टी नहीं मिली, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले थे और मुझे वर्क करना था। अब मुझे दोपहर तक इंतज़ार करना था। इस दौरान मेरा ध्यान लगातार मम्मी की तरफ लग रहा था कि वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे छुट्टी हुई। मैं बिना देर किए सीधे घर पहुंची जहां मेरी बहन के कमरे में उसकी चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल दहल रहा था। मैं फ़ौरन से उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने ही मेरी मम्मी बहन को बहुत ज़्यादा मार रही थी। मैंने जल्दी से जाकर बहन का मम्मी से छुड़वाया और पूछा कि ये सब क्या है। तो मम्मी कहने लगी इसी से पूछो, इतनी सी उम्र में ये मुंह काला करके आई है, कहीं मुझे दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मम्मी की बातें सुनकर जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं अपनी बहन की तरफ देख रही थी जो बार बार रोते हुए ना सर हिला रही थी और कह रही थी मैं बुरी नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी बहन की हालत भी बहुत ख़राब थी। मैं हैरत से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने सुना है वह सच है या फिर मेरे कानों का धोखा है। मैं सब कुछ झुठला देती, मगर जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी वह कैसे झुठलाती? यह कोई सपना या मेरा कोई वहम नहीं था, वह हकीकत था। यह एक सैलाब था जो हमारी ज़िंदगी में खुल चुका था और अब न जाने यह सैलाब हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सा तूफ़ान लाने वाला था। मेरा नाम रोज़ी है और मेरी उम्र 26 साल है। यूपी के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। पिछले 4 साल से मैं अकेली रह रही थी। कभी मेरी भी फैमिली थी जिस पर मैं जान छिड़कती थी, मगर मेरी एक लापरवाही की वजह से मैं अपनी फैमिली को खो चुकी थी। कभी कभी हालात ऐसे सख्त हो जाते हैं जो आपके बस में नहीं रहते। अगर आप कोई चीज़ सही भी करना चाहते हैं तो वो भी आपसे गलत ही हो जाता है। ऐसे में हालात आपके खिलाफ ही रहते हैं और ऐसे में अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें भी अपनों की ज़रूरत होती है। मगर ऐसे हालात में जब अपने ही साथ छोड़ जाएं तो फिर कोई भी गिला नहीं किया जा सकता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। मैं 4 साल की थी जब मम्मी पापा अलग हो गए। मम्मी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन नाना ने ज़बरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा से करवा दी थी। सभी का यही ख्याल था कि मम्मी शादी के बाद सब कुछ भूल जाएंगी, मगर मम्मी कुछ भी नहीं भूली थी, बल्कि चोरी छुपे उनका ताल्लुक़ उनसे बरकरार रहता था। मेरे पैदा होने के बाद भी मम्मी कोई कसर नहीं हुआ।
मेरे पैदा होने के बाद भी मेरी देखभाल नहीं करती थी, बस मुझे एक जगह छोड़कर इधर उधर लगी रहती थी। उन्हें मेरे रोने या हंसने की कोई भी परवाह नहीं थी। वह तो शुक्र था कि मेरी चाची इस घर में मौजूद थी, जो मुझे 1 मिनट के लिए भी रोता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाती थी, एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखती। पापा मम्मी की सारी हरकतों को जानते थे। उन्होंने कई बार मम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर मम्मी ने पापा के साथ रहना ही नहीं चाहा, बस मौका ढूंढ रही थी। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। उसी रात पापा किसी जरूरी काम में फंस गए और थोड़ी देर से घर वापस आए। तब मम्मी पापा के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाकर पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगी। पापा ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, मगर शायद अब समय ख़त्म हो चुका था। पापा की सारी बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। तभी पापा ने खड़े खड़े मम्मी को तलाक दे दी थी। मम्मी तो जैसे पहले से ही तैयार खड़ी थी। उन्होंने अपना सामान पैक किया, उठाया और एकदम घर से चली गई। उनके इस फैसले से वह दोनों तो बहुत सुकून में आ गए थे, मगर वह नहीं जानते थे कि उनका यह फैसला मेरी ज़िंदगी पर कितना बुरा असर डालेगा। मेरी सारी जिम्मेदारी चाची पर आ गई थी, जिसकी वजह से चाची की अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। 3 साल के बाद पापा ने एक तलाकशुदा औरतों से शादी कर ली थी, जिसके पति ने शादी के 6 महीने बाद ही उसे तलाक दे दी थी। शुरू शुरू में उनके पास जाने से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने स्कूल में जो स्टेप मदर के बारे में जो कुछ भी सुना था वह सब अच्छा नहीं था। मगर वह औरत बहुत समझदार और सुलझी हुई औरत थी। कुछ ही दिनों में उसने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली थी और मैं उसे अपनी मम्मी बुलाने लगी थी। मेरी और मम्मी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। चाचा अब शहर के बाहर रहते थे। उन्होंने चाची और बच्चों को भी अपने पास बुला लिया था। अब घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा रहते थे। अगले साल ही मेरी छोटी बहन हुई थी। उसके आने से जैसे तैसे हमारी ज़िंदगी पूरी सी हो गई थी। सब कुछ हंसी खुशी से गुजर रहा था। एक दिन हमारी ज़िंदगी में तूफान आया जो हमारा सब कुछ बहा कर ले गया। उस वक्त मेरी छोटी बहन सिर्फ 2 साल की थी और मैं 10 साल की, जब पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा मौके पर ही मर गए थे और हमारी ज़िंदगी को वीरान कर गए थे। सभी मेरी मम्मी को मनहूस और बुरे काम वाली कह रहे थे, जो पहले मैंने एक शादी ना निभा सकी और अब दूसरी शादी में अपने पति को ही खा गई। अब लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया था। ऊपर से चाचा भी कोई बात नहीं कर रही थी। आखिर मजबूरन मम्मी को वह घर बेचना पड़ा और हम लोग वहाँ से एक गांव चले गए। घर के पैसों से मम्मी ने छोटा सा मकान खरीद लिया था और बाकी पैसे अकाउंट में सेविंग के तौर पर डलवा दिया था। मेरा एडमिशन यहीं के एक स्कूल में करवा दिया था। सेविंग से हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। सेविंग की गई पैसों से सिर्फ 9 साल ही गुजरे थे। मम्मी ने शायद अंदाज़ा नहीं किया था कि उतना चल पाएंगे। तभी वह साथ साथ लोगों के कपड़े और बर्तन करने लगी थी। मगर पढ़ाई कैसे कैसे चली रही, ये मजबूरन मुझे ही देखना था। मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन की और एक स्कूल में नौकरी की। मैं टीचिंग की जॉब करने लगी। इसके आगे की पढ़ाई मैंने बस के बाहर थी, तो इसीलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। जबकि अपनी छोटी बहन हीना का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था। मेरी कोशिश थी कि मेरी माँ को मुझे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है, तो अब मेरा यह फ़र्ज था कि मैं हीना को अच्छी पढ़ाई करवाती और उसे एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाती। उन्होंने मुझे नौकरी करने से बहुत रोका, मगर 20,000 महीना सैलरी थी। अगर मैं उसे समय मम्मी की बातें में आकर जॉब छोड़ देती तो इतनी अच्छी जॉब मुझे कहाँ मिलने वाली थी। फिर वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और जब मैं 21 साल की हुई तो मेरा रिश्ता आया। छोटा सा खानदान था। एक बहन का इकलौता भाई था। बहन की शादी हो गई थी। अब घर में उसके माता पिता और वो खुद ही था और उसी की गली के पीछे रहते थे। अच्छा खासा परिवार था। मम्मी का रिश्ता अच्छा लगा। मम्मी ने उनसे शादी के लिए 1 साल का वक्त मांगा और मेरी इंगेजमेंट कर दी। मेरा मंगेतर इंगेजमेंट में सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था। फिर किसी काम से वह
कहकर चला गया था। मेरे चंद नंद के जरिए हमारी बातचीत नहीं होती थी, खुद भी कॉल नहीं की। शुरू शुरू में वह मुझसे बात ज़्यादा महसूस नहीं की थी, लेकिन अब मुझे मेरे मंगेतर को इग्नोर करना मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन लोगों ने दिया का वक्त पूरा हो चुका था। अब वह लोग शादी की तारीख रखने आए थे और मम्मी ने कुछ समय मांगा लिया, इसलिए मेरे मंगेतर ने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किया था। मेरी बहन अब 9th क्लास में थी और 13 साल की थी। मैं और मम्मी उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरे करते थे। हमने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो बहुत लाडली थी, मगर मैंने जो आज की खबर सुनी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करूं। न जाने हमारी परवरिश में कहाँ कमी हो गई थी, हमने कहाँ भूल की थी जो इसने इतनी बड़ा कदम उठा लिया था। मम्मी ने मुझ पर जो धमाका किया था, बहुत देर तक मैं अपने होश में नहीं रही थी। मम्मी ने कहा कि जब हिना स्कूल से वापस आई तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे चक्कर आ रहे थे, साथ में उसके पेट में भी दर्द था। तभी मैंने मुझे कॉल किया, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाया था तो मम्मी उसे लेकर अस्पताल गई। उसकी हालत देखकर डॉक्टर को कुछ शक हुआ तो उसने कुछ टेस्ट किया। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली तो डॉक्टर का शक सच में बदल गया। उसकी रिपोर्ट चीख कर मेरी 13 साल की बहन की मां बनने की खबर सुना रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और अपनी बहन की तरफ की गई उससे पूछ सकूं उसने यह हरकत क्यों की, उसे अपने किरदार पर इतना बड़ा दाग क्यों लगा दिया। और मेरा सवाल मुंह में ही था जब वो अपनी जगह से एक झटके में उठी और रोते हुए कहने लगी कि मैं बेकसूर हूँ, मैं पाक दामन हूँ। यह कहते ही वह भाग गई और दूसरे कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैंने मम्मी को उठाया और उनके कमरे में ले गई। मम्मी किसी भी तरह से संभलने का नाम नहीं ले रही थी। सदमा बहुत ही बड़ा था। मम्मी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, मगर मुझे आराम से समझदारी से काम लेना था और इस परेशानी से निकलने के लिए कोई न कोई हल निकलना था। मैंने कई बार जाकर अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ किसने जुल्म किया या फिर वह खुद ही, लेकिन एक इतनी छोटी उम्र के ऐसा कैसे कर सकती है, वह मेरी समझ से बाहर था। थक हार कर मैं अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही वह स्कूल जा चुकी थी। मैं भी मम्मी को रिलैक्स रहने को बोला और स्कूल चली गई। पूरा दिन मेरा दिमाग खराब रहा। बदनामी का डर सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने अपनी एक कलीग को मसला बताया तो उसने मुझसे कहा कि अभी शुरुआत है, तुम अपनी बहन का अबॉर्शन करवा दो। मैं घर जाकर मम्मी और बहन से बात की, मगर मेरी बहन एकदम अकड़ गई। वह किसी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने न जाने बदनामी का डर था और ना ही अपने किरदार पर लगे दाग का, बल्कि बहुत सुकून से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर मैं सुकून से नहीं थी। अगर मेरे ससुराल वालों को इस चीज़ की भनक भी पड़ जाती तो वह रिश्ता ख़त्म करने के लिए एक सेकंड की देरी भी नहीं लगाते। मुझे कुछ भी करके इस झंझट को ख़त्म करना था, क्योंकि वह सिवाय हमारे लिए बदनामी के कुछ न था। जितना इस मामले को बढ़ाया जाता उतना ही हमारे लिए मुश्किल पैदा होती। लेकिन मेरी बहन की तबीयत गिरती जा रही थी। उसकी बदलती पीली रंगत किसी को भी शक में डाल सकती थी। इसीलिए मम्मी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया और पूरी तरीके से बंद कमरे में रह गई। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली कि वह किसी तरह से दाग मिटा दे, लेकिन वह राजी नहीं हुई। मैं किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी करके मैंने एक गिलास दूध में डाला और अपने जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उस शीशी को मैंने अबॉर्शन के करवाई दवाई में मैंने शीशी खोली और दवाई गिलास में मिलाने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं किसी की जान लेने जा रही थी, लेकिन यह समय उसके भले के लिए ही तो कर रही थी। मैं अपनी बहन को यूं अपनी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। अभी वह खुद बच्ची थी तो वह बच्चा कैसे संभालती, वह भी एक नाजायज़ औलाद को। लोग तो
उसको ताने देकर ही मार डालेंगे। पूरी दुनिया ऐसी औरत को कहाँ जीने देती है। यह तो औरत भी नहीं थी। मैं उसे खुद इतना बड़ा जुल्म नहीं करने देना सकती थी, इसीलिए मैं दवाई मिला दी थी। ऐसे सांप मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। दवाई गिलास में मिलाने के बाद मैं शीशी बंद करके दोबारा जेब में डाली और फिर चम्मच लेकर दूध में अच्छी तरह मिलाई। मिक्स करके दूध गिलास में लेकर अपनी बहन की तरफ जाने लगी। मैं सोच रही थी कि जो काम कर रही हूँ वह गलत है, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं तो बस इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि हम सब पहले की तरह सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। मैं उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे जाकर दूध दिया और कहा कि इसे पी लो, मैंने अपने अभी गर्म करा है। वह भी हाथ में लेकर दूध पीने लगी और अजीब नज़रों से देख रही थी। वह बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे उसकी नज़रों से डर लगने लगा था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। अब मैं रोज़ से उसे दूध के जरिए दवाई की जोड़ देने लगी थी। एक हफ्ते में ही उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया। हालांकि दवाई पहले बार में ही मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, मगर शायद हल्की डोज की वजह से इतना वक्त लग गया था। उसे दिन में दूध पिलाई और सोने के लिए कमरे में आ गई। सुबह उठने के बाद वह स्कूल चली गई थी। स्कूल से जल्दी आ गई थी क्योंकि हमारी टीचर पेरेंट मीटिंग थी, उसकी हमें तैयारी करनी थी। मैंने अपनी डायरीज तैयार नहीं की थी, जिसकी वजह से जल्दी चली गई थी। इस बात से अनजान थी कि मेरे पीछे घर में क्या होगा। उस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग थी, इसीलिए सब टीचर्स को फ़ोन कर कर ऑफ कर दिया था। हम तकरीबन पूरा दिन बहुत बिजी रहे। 12 बजे मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं घर पहुंची। रात भी नहीं सो पाई थी बहन के टेंशनों की वजह से, इसीलिए नींद भी मेरा बहुत बुरा हाल था। मैं ऐसे मोबाइल लेकर बैग में डाल दिया और ऑन भी नहीं किया। घर पहुंची तो पूरे तरीके से सन्नाटा था। मुझे एकदम से परेशानी हुई। उस वक्त मम्मी और मेरी छोटी बहन थी और उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मेरी रिक्शा बार बार किसी अनहोनी का पता दे रहा था। धड़कते दिल के साथ अंदर गई। मम्मी को लूटे फूटे हाल में देखकर मेरी एकदम से नींद उड़ गई। फौरन भागकर मम्मी के पास गई। मम्मी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जब मम्मी थोड़ी संभलती तो मैं मम्मी से पूछने अगले ही पल में मुंह पर हाथ मारा और फिर मम्मी को अगली बात पैरों तले से ज़मीन खींच ली। मम्मी ने कहा कि मैं कैसी पत्थर दिल हूँ, मैंने अपनी ही बहन की जान ले ली थी। मैं हैरत से अपनी बहन को बात सुन रही थी। मैंने मुझे कहने लगी कि तुम शर्म नहीं आई, तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली। मैंने तुम्हें माँ से बढ़कर प्यार किया था, तुमने मेरी बच्ची को ही मार दिया। तुमने मेरी दुश्मनी थी। मैं सफाई करने को कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने मुझे कोई बात नहीं सुनी। मैं चुपचाप खड़ी मम्मी के इल्ज़ाम सुनती रही। मम्मी सही तो कह रही थी, मेरी दवाई दी हुई वजह से बहन मर गई, लेकिन वह खुद भी बच्ची थी और दवाई के बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और ज़िंदगी की बाजी हार गई। मम्मी ने मुझे मेरी बहन तक जनाजा नहीं देखने दिया। थोड़ी ही देर बाद ससुराल वाले पहुंच चुके थे। सबको यही बताया था कि छिपकली वाली दूध पीने की वजह से मेरी बहन की मौत हो गई। हकीकत से सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही वाकिफ थे। कुछ देर बाद मेरी बहन को दफना दिया गया और मेरी बहन को आखिरी दीदार से मसरूम कर दिया गया। खैर, जिंदगी फिर अपने रूटीन पर आ गई। इस बीच मैंने मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की। दिन रात मेरी बहन सपने में आती थी और मुझे अपनी जान के हिसाब मांगती थी। शुरू शुरू में मैं अपना वहम समझकर भूल गई, मगर जब मुझे सच में ख्वाब आने लगे तो मैंने फैसला किया कि थोड़े दिन के लिए यहाँ से दूर चली जाती हूँ। जगह की चेंजिंग से मम्मी भी अपने आप को थोड़ी सही महसूस करेंगी। मैं उन सपनों की वजह से एक पल भी सो नहीं पाती थी। जाग जाग कर पूरी तबीयत खराब हो गई थी। जगह की चेंजिंग से सेहत पर अच्छा असर पड़ता। इसी सिलसिले में मैं छुट्टियां लेने स्कूल जाना था, इसीलिए मैं घर का ताला लगाया। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी तो इसीलिए मैंने ताला लगाकर चाबी बराबर वाली आंटी को दे दी कि जब मम्मी आए तो उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि थोड़ी देर के लिए साथ
आ जाओ, बच्चों के सिलसिले में कोई बात करनी है। यह सुनते ही प्रिंसिपल के साथ उनके रूम में चली गई। फिर वहाँ मुझे अपनी तबीयत छोटी कुछ ठीक नहीं लगी तो मैं खुद को दिखाने के लिए अस्पताल आ गई। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर बेड पर पड़ी कम उम्र की लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी, जो दर्द से कराह रही थी। मैंने खुद को गिरने से बचाने के लिए बेड का सहारा लिया था। मेरी मम्मी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर मेरी बहन को बचाने के लिए दरखास्त कर रही थी। मैं पीछे थी, इसीलिए वह मुझे नहीं देख सकी। खैर, मम्मी को लेबर रूम में बाहर निकाल कर डॉक्टर ने चेकअप शुरू किया और फौरन ही बहन को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 1 घंटे ऑपरेशन के बाद मेरी बहन से निकलने वाला मेरे हाथ में था। वह कोई बच्चा नहीं था बल्कि रसोली का एक ऐसा गुच्छा था जिसे मेरी बहन के पेट में फूलकर बड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्ची एक बार बच गई तो बच गई, नहीं तो नहीं बचती। मैंने इसे टेस्ट भी किए थे। इसकी रिपोर्ट खासकर इमरजेंसी केस में चली गई। वापस आई तो उसकी माँ गलती से इसकी जगह किसी और की रिपोर्ट ले गई और गलत प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। काश ये पहले आ जाती तो इसे आज इतनी तकलीफ बर्दाश्त न करनी पड़ती। मैं वह पैकेट पकड़कर सीधा मम्मी के पास गई। मम्मी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई। वह तो मुझे घर छोड़कर आई थी, उन्हें मेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने वह रसोली वाला पैकेट मम्मी के हाथ में देख लिया। अपनी बेटी की हालत की है रसोली, जिसे आप बच्चा समझकर 9 महीने तक उसके पेट में पलती रही, उन्होंने आपकी बेटी का सारा पेट जख्मी कर दिया। वह कितनी तकलीफ में है, आप जाकर देखिए। मैं अपनी मम्मी से कहा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मगर मम्मी के पास किसी सवाल के जवाब नहीं था। शायद उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उनकी बेटी को मार दूंगी और खुद ही अपनी बेटी की मौत का ड्रामा करके मुझे उनसे दूर कर दिया। और एक थी कि जो पीछे 3 महीने से इस बोझल तले सो नहीं पाई थी, अपनी बहन की जान ले ली। मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं मम्मी और बहन को वहीं छोड़कर उनको बताए बिना दूसरे शहर आ गई। उनके इस धोखे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। मैं तो जो भी कर रही थी उनके भले के लिए ही कर रही थी। वहाँ जाकर मैंने एक स्कूल में अप्लाई किया था। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मुझे जॉब मिल गई थी और साथ ही एक औरत ने मुझे अपने घर में